अगर अभी देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की इंडिया टुडे और सी वोटर के एक सर्वे ने, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की ताजा स्थिति को समझते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है। एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बताया गया है कि एसपी प्लस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी, इसे 42 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी प्लस गठबंधन यानी उसमें अपना दल भी रख लीजिए, राजभर की सुभाषपा भी रख लीजिए, निषाद पार्टी भी रख लीजिए और चैन चौधरी के आरएलडी भी रख लीजिए, तो बीजेपी प्लस गठबंधन को 38 सीटें आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना भी हम करेंगे किसकी कितनी कम ज्यादा है। लेकिन पहला सवाल अभिषेक उपाध्याय जी से मेरा ये है कि क्या आप इस सर्वे को मान रहे कि हाँ ये सच के करीब है या फिर थोड़ा सच इसके विपरीत ज्यादा दिख रहा है, और किसको फायदा है किसको नुकसान, आइए जरा समझते हैं। देखिए मधुर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे में कहीं भी आप पूरा सर्वे ध्यान से देखिए और जो सीटों का उन्होंने आंकड़ा दिया है उसमें कहीं भी बीजेपी को ये नहीं लग रहा है कि ये 2019 वाली बीजेपी है, 2014 वाली बीजेपी है। मामला फंस गया है। आप ये सोचिए कि ये वो बीजेपी है जिसकी 71 सीटें आती हैं 2014 में, लोकसभा की बात कर रहा हूं, और सहयोगियों के साथ में 73 सीटें आती हैं, 62 सीटें आती हैं 2019 में, और 2024 में जाकर के सीटें सिर्फ 33 आती हैं, सिर्फ 33 सीटें। सहयोगियों को ले ले तो 36 सीटें। और अब जब ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे कर रहा है इंडिया टुडे, एक साल बीत चुके हैं, एक साल बीतने के बाद भी वहीं पर वही मामला अटका हुआ है। भाई वो क्या कह रहा है, आप जो बता रहे हैं और जो इस सर्वे में है कि पहले 36 सीटें थी जब 2024 के चुनाव हुए, इस बार 38 सीटें हैं। ये कौन सी प्रगति है कि आप 36 से 38 में जा रहे हैं, और जो विपक्ष है उसके पास सीटें जो पहले आई थी 43 थी, टोटल सीटें जो थी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मिला करके 43 सीटें थी, उसमें से एक सीटें कम हो रही हैं, इधर 2 सीटें बढ़ रही, उधर एक सीट कम हो रही, यानी कि मामला वही का वही टिका हुआ है। जबकि बीजेपी किस बात के लिए जानी जाती है? बीजेपी बड़ी रिकवरी के लिए जानी जाती है, यानी कि बड़ी रिकवरी बीजेपी में होती है। आप एग्जाम्पल लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी किस तरह से लोकसभा में बीजेपी की दुर्गति हुई और किस तरह से विधानसभा का चुनाव 2/3 मेजॉरिटी के करीब जीत लिया। अब वो भी एक साल के दायरे में ही वो तो सेम ईयर हो गया था। 2024 में चुनाव हुए और 2024 खत्म होते होते महाराष्ट्र का चुनाव हो गया। यहाँ तो एक साल हो गया है, एक साल बीत चुका है और फिर भी रिकवरी इतनी स्लो है कि आप वही टिके हुए हैं। और ये इस बात का भी और इससे अंदेशा दिखाई देता है कि जो मर्ज था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसके चलते सीटें कम हुई थी, वो मर्ज एड्रेस नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा जो मर्ज था वो और बढ़ा है। वो सबसे बड़ा मर्ज था बीजेपी का जातीयकरण हो जाना। हिंदुओं की पार्टी के तौर पर बीजेपी 2014 से यूपी में उभरी है कि सभी हिंदू एक साथ हैं, उसका जातीयकरण हो गया है। अब ये एक ठप्पा लगता जा रहा है कि ये तो एक जाति विशेष का ही इसमें जलवा है, एक जाति विशेष के ही नेताओं को। और सीधी सी बात और खोल के कह देता हूं, योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति का ये है कि ये तो उन्हीं की जाति के लोगों का इसमें दबदबा है, और उसके जो तमाम लोग हैं बड़े पदों पर हैं, उनकी सुनवाई हो रही है और किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। और करणी सेना जिस तरह से अलग चल रहा है, करणी सेना का पूरा रौला, जिस तरह से कुटुंब के ठाकुर विधायकों की बैठक हो रही है, इस सबसे परसेप्शन ये गया है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जात की चलनी है, ये बीजेपी कभी नहीं रही है। और मैं एक बात और मधुर इसमें ऐड करके इस मुद्दे को खत्म कर रहा हूँ, इस इशू को खत्म कर रहा हूँ कि जाति का जो फैक्टर है, इस पे लास्ट बात ये है कि एक बात आप और जान के हैरान रह जाएंगे, ठाकुरों में भी एक बड़ी आबादी है उनकी जो कि प्रभावशाली नहीं है, जो कि साधारण परिवार से आते, उनको भी फायदा नहीं मिल रहा है। ठाकुरों में भी फायदा उनको हो रहा है जो योगी आदित्यनाथ के तंत्र के करीब हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो इसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन वहां भी आम जो क्षत्रिय हैं, आम तौर पर उनसे आप बात कीजिए, वो खुद पीड़ित है। तो पार्टी कितना जनाधार सिमट गया है, किस तरह से पार्टी एक जाति विशेष में और उस जाति विशेष के भी प्रभावशाली तबके के तहत पूरी पार्टी का दृष्टिकोण आकर के फंस गया है। और यही वजह है, बात वहीं की वहीं है, ये बात आगे नहीं बढ़ रही है, अभी भी टिकी हुई 2024 के नतीजे पर ही बीजेपी रुकी हुई है। तो यानी इस सर्वे और अगर आपकी बातों को मैं जोड़ूं तो जब 4 जून 2024 को नतीजे आए थे, झटका लगा था बीजेपी को और फैजाबाद की सीट भी हारी थी, तो ये कहा गया कि वोटर को ये पता ही नहीं था कि उनके
कि चलो हमें कुछ जनप्रतिनिधियों का अहंकार है, 400 पार वाला अहंकार है, इसको थोड़ा दबा देते हैं, इनके खिलाफ वोट दे देते हैं। कुछ ने कहा कि फैजाबाद की जनता पछता रही है समाजवादी पार्टी को जिता के, या उस सीट से जहां राम मंदिर, उस सीट से बीजेपी को हरा के। लेकिन ये सर्वे और आप तो कह रहे हैं कि हालात जस के तस हैं, इसका मतलब जनता को कोई पछतावा नहीं, जनता क्या उसी मूड में है 4 जून 2024 वाले? देखिए, जनता को पछतावा तब होता जब वो ये देखती कि नहीं हालात बदले हैं, तब वो पछतावा होता। क्योंकि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जनता जो विरोध में वोट दी उसके पीछे सबसे अधिक स्थानीय कारण थे। जो बीजेपी ने रिपोर्ट खुद तैयार की, मैं बीजेपी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जब लोकसभा में बीजेपी बुरी तरह हारी तो एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में बाकायदा साफ साफ लिखा था कि स्थानीय कारण, पेपर लीक का जिक्र था, सरकार जिम्मेदार थी, इतना जम के पेपर लीक हुआ था, लोग नाराज थे। उसमें आरक्षण के खेल का जिक्र था, आपने आरक्षण नहीं दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो युवा हैं मैक्सिमम ओबीसी परिवारों के हैं, उन पे क्या बीत रही है, आपने एड्रेस नहीं किया उसको। उसमें कार्यकर्ताओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उसका जिक्र था। उसमें बीएलओ के लेवल पे जो गड़बड़ियां की गई उसका जिक्र था। उसमें जिस तरह से छत्री पंचायतें हुई हैं, ये सब तो यूपी के स्थानीय कारण थे ना। छत्री पंचायतें बिहार में तो नहीं हुई, वो महाराष्ट्र में तो नहीं हुई, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो नहीं हुई, वो तो यूपी में हुई और इस सरकार में हुई, जिसके मुखिया उसी समुदाय से आते हैं। और उनको इजाजत दी गई, उनको रोका नहीं गया। 144 लगी हुई है प्रदेश में, इसके बाद भी डीएम ने रोका नहीं। हाँ, छत्री पंचायतें हो रही हैं और वहां पर खुल करके बीजेपी को हराने की बात कही गई। पेपर लीक जम करके हुए और लोग त्रस्त हो गए। मैंने आपको बताया 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं वो लाठियां खाते रहे। तो इन हालातों में ये एकदम क्लियर हो गया कि भाई स्थितियां खराब हैं। अब जब चुनाव नतीजे आ गए 4 जून 2024 के बाद, जब 5 जून 2024 की सुबह हुई, तो सवाल उठा, क्या आपने कुछ सीखा? यूपी की योगी सरकार ने क्या कुछ सीखा? कुछ आपने करेक्टिव मेजर्स लिए? कुछ आपने रेक्टिफिकेशन किया? चीजों को ठीक करने की कोशिश की? जवाब है कि और खराब हो गया। ठीक करने की बात तो दूर रखिए, जहां पर इतना छत्री पंचायतें जो हो रही थी, उससे ज्यादा हंगामा तो करणी सेना ने करना शुरू कर दिया। ये तो इसी लोकसभा चुनाव के बाद जो करणी सेना का हंगामा बरपा है, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बनारस, कहीं राजभर बनाम ठाकुर हुआ जा रहा है, कहीं पर ब्राह्मण बनाम ठाकुर हुआ जा रहा है, कहीं यादवों से बवाल हुआ जा रहा है। कंटिन्यू चीजें चलती रही हैं और इस तरह से रामजी लाल सोन ने आगरा का जिक्र किया। रामजी लाल सोन के साथ जो आगरा में हुआ, वहां भी कहा गया कि दलित बनाम ठाकुर हुआ जा रहा है। और वो अभी कुछ कम ही नहीं हुआ था कि फिर शुरू हो, अच्छा वो निषाद बनाम राजभर भी, आप माफ कीजिएगा, राजभर बनाम ठाकुर जो बनारस में हो गया था, चितौना में हो गया था, वहां ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी एक पक्ष से आए अपनी बात रखने के लिए, वहां भी करणी सेना ने हंगामा किया। और अभी ये कंट्रोल हुआ नहीं कि कुटुंब शुरू हो गया, कि ठाकुर विधायक मिलने लगे। पहले मिले क्लार्कवद में, उसके बाद वो जो मीटिंग थी ठाकुर रामवीर सिंह ने की, जो कुंदरकी से जीते, बड़ी विवादास्पद उनकी जीत रही। उसके बाद गोमती में ठाकुर जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री, उन्होंने ठाकुर विधायकों को बिठा लिया। तो आपने मतलब चीजों को ठीक नहीं किया। आपको 5 जून 2024 से सुधरना चाहिए था, आपको स्थितियां ठीक करनी चाहिए, लेकिन आपने उसको और भी बिगड़ने दिया। यहां तक कि 69,000 पे भी आप जागे नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती लोगों के लिए के जो अभ्यर्थी थे, 1 महीने तक कुछ आपने, आप बस बातें ही करते रह गए, आपने कुछ नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो आज भी भटक रहे सुप्रीम कोर्ट में। और आप सोचिए, उनका आरोप ये है कि योगी सरकार पैरवी नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, सरकार को सलूशन देना चाहिए, सरकार वहां सामने नहीं आ रही, उन पर लाठियां चल रही हैं, वो जगह जगह जाके आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्थितियां, सवाल ये है कि आपने आरक्षण के इशू को एड्रेस नहीं किया, आपने 69,000 की भर्ती एड्रेस नहीं की, आपने ये जो जाति का ठप्पा लग रहा था इसको एड्रेस नहीं किया, बल्कि और बढ़ने दिया, अपनी आंखें मूंद ली। और आपने एक और बड़ी बात ये हुई कि आपने वो गलती फिर दोहराई, आपने उन कॉन्स्टिट्यूंसी को छेड़ना शुरू कर दिया जो कि बीजेपी को मदद करती हैं। यानी कि प्राइमरी टीचर्स मदद इस मायने में करते हैं कि मैसेज एक उनके जरिए गांव गांव जाता है कि भाई सरकार ये, जब वो संतुष्ट रहेंगे तो मैसेज जाएगा पॉजिटिविटी का, वो रहेंगे डिससेटिस्फाइड तो मैसेज जाएगा नेगेटिविटी का। आपने प्राइमरी टीचरों को टारगेट करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा उठाया गया था कि डिजिटल अटेंडेंस लिया जाएगा, जम करके विरोध हुआ, प्राइमरी टीचरों ने आंदोलन छेड़ दिया, आखिरकार वापस लेना पड़ा। और तभी ये बात हुई थी कि प्राइमरी टीचरों को टारगेट नहीं करना चाहिए था, बीएलओ कौन बनता है। और बाद में ये हुआ भी, जब चुनाव हुआ तो पता चला बीएलओ ने नाम हम काट दिए।
तो आपने प्राइमरी टीचरों को बजाय कि उनको उनका हक दिया जाए, उनको भर्तियां दी जाए, उनकी सुविधाएं दी जाए, आपने उनके लिए फिर स्कूल का मर्जर शुरू कर दिया कि स्कूलों का मर्जर करेंगे और स्कूलों के मर्जर में हम बाकायदा जो भी स्कूल होंगे 50 बच्चों से बच्चों वाले और या उनसे कम वाले उनको हम मर्ज कर देंगे। हंगामा मच गया और आखिरकार सरकार को पैर खींचने पड़े, सरकार को उसको चेंज करना पड़ा। ये जो था अब उसकी दूरी बढ़ा दी गई कि नहीं, अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, अब इस तरह से मर्जर नहीं होगा, पांव खींचना पड़ा। तो आपने क्यों टारगेट किया प्राइवेट टीचरों को दोबारा? यानी कि ये सरकार कहीं भी सीखने को तैयार नहीं है। जो चीजें खराब थी उसको और ज्यादा खराब होने दिया गया और यही वजह है मधुर कि अभी भी स्थितियां बेहतर नहीं है। रिकवरी इसलिए नहीं हो रही कि रिकवरी का इंजेक्शन लगाया ही नहीं गया है, उल्टा जो इंजेक्शन एक्सपायर कर गया था उसी इंजेक्शन को फिर से लगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा और रिएक्शन दिख रहा है। अच्छा, मुझे एक बार कुछ लोग कहते हैं कि लल्लू सिंह बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के जिम्मेदार, तो उनकी वजह से सपा और कांग्रेस गठबंधन की कम से कम 15 से 20 सीटें आई हैं। इस जो ये जो कथन दिया जाता है समर्थन में कि जो लल्लू सिंह की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया, आप मानते हैं उनका आरक्षण वाला बयान घातक हुआ बीजेपी के लिए, या बहुत कम योगदान है लल्लू सिंह के उस बयान का बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस में? देखिए, दो बातें हैं। लल्लू सिंह इतने बड़े नेता तो नहीं है ना कि उनका बयान इस कदर हो जाए कि उसका असर पूरे प्रदेश में चला जाए। ये हुआ था बिहार के जो पिछला चुनाव था, आपको याद होगा जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था। हाँ हाँ, उसको असर पड़ा था और वो नेचुरल था। संघ प्रमुख जैसा व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं वो तो उसका असर पड़ेगा। बीजेपी ने सफाई पाई भी दी थी, लेकिन लल्लू सिंह के बयान का ऐसा असर क्या पड़ेगा? लल्लू सिंह की स्थिति ये रही है, अब तो सांसद नहीं रह गए, कई बार वो सांसद रहे, लेकिन लल्लू सिंह को केंद्र में एक मंत्री पद भी नहीं मिला। उनकी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ लल्लू सिंह की। और इस बार तो टिकट कटने वाला था, बड़ी मुश्किल से उनको टिकट मिला, काफी उसके लिए शोर सिफारिश और क्या क्या चीजें नहीं हुई। तो लल्लू सिंह के एक बयान से इतना बड़ा असर हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात ये थी कि ये जो कहा गया कि कैंडिडेट की चॉइस ठीक नहीं थी, लल्लू सिंह पर नहीं, ऐसे और तमाम भी कैंडिडेट्स पे आ जाइए। ये कहा गया कि भाई जहां जहां बीजेपी हारी है वहां कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए गए थे, अगर सही कैंडिडेट होते तो लोग वोट देते। अब आप इस पर आ जाइए। चलिए, सहारनपुर बीजेपी हार गई, कैंडिडेट अच्छा नहीं था जबकि पुराना कैंडिडेट था। कैराना बीजेपी हार गई, आप बोले कैंडिडेट अच्छा नहीं था जबकि वही पुराना कैंडिडेट था। वहां से लेकर के और आप आ जाइए बुंदेलखंड, आप आ जाइए बस्ती, आ जाइए हरीश द्विवेदी वहां से 2 बार के सांसद थे, वो हार गए। चलिए, आप उनको भी कह दीजिए वो कैंडिडेट अच्छे नहीं थे। इस तरह जहां जहां भी हारा है, आप गाजीपुर बोल दीजिए, गाजीपुर में अफजाल अंसारी जीत गए और वो बीजेपी कैंडिडेट हार गया, बोल दीजिए वो भी कैंडिडेट अच्छा नहीं था। आप हर जगह बोल दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि लखनऊ का कैंडिडेट तो ठीक था, राजनाथ सिंह, वो तो ठीक थे ना। बनारस का कैंडिडेट तो ठीक था, नरेंद्र मोदी, वो तो ठीक थे ना। वहां बीजेपी के वोट विनिंग मार्जिन इतना कम कैसे हो गया? वहां वोट कैसे घट गए? असली कहानी यही है। ये जो कहा जाता है कि कैंडिडेट, भाई वही कैंडिडेट जिस पैनल ने, जिस कैंडिडेट का जो प्रोसेस था वही तो बिहार में भी था, वही मध्य प्रदेश में भी था, वही हरियाणा और राजस्थान में भी था, वही यूपी में भी था। तो हर जगह सफल हो रहा है वो, और यूपी में सफल हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? और वही कैंडिडेट जब सबसे टॉप कैंडिडेट बिहार, बनारस और लखनऊ में उतारा जाता है, तो बनारस और लखनऊ में भी उन कैंडिडेट्स के वोट गिर जाते हैं, उनको वोट कम मिलते हैं। तो आखिरकार कुछ तो अंदर रहा होगा, अंदर अंदर कुछ तो ऐसा उबल रहा होगा जिसको बीजेपी एड्रेस नहीं कर पाई, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी जो सरकार चली 2017 से लेकर के 2024 तक जो सरकार चली, उसके कामकाज का वो निचोड़ था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप देखिए 2017 जब से योगी सरकार आई है, बीजेपी का ग्राफ हर चुनाव में गिर रहा है। 2014 में सीटें कितनी थी? 73 सहयोगियों समेत। योगी आदित्यनाथ 2017 में आए, 2017 में बीजेपी को विधानसभा में सीटें सब मिला के 325 मिली। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो 73 से गिर के 62 हो गई, 73 से 62, बीजेपी की सीटें 62 थी, उसमें 71 थी, 71 से 62 हो गई। और उसके बाद 62 से गिर के वो 33 हो गई 2024 में। लगातार आपको स्लाइड दिखेगा ऐसे। विधानसभा में 325 सीटें कहां, और इस बार गिर के 255 हो गई।
वो इतना लंबा स्लाइड दिखा। तो बीजेपी का ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन का प्रोसेस है, और ये जो अभी वोट ऑफ द नेशन सर्वे की आप बात कर रहे हैं, ये उसी डिक्लाइन को दिखा रहा है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नीचे जा रही है। और अभी बीच में अब आप कहेंगे उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी, आपको भी पता है, मुझे पता है, सबने देखा है कि उपचुनाव कैसे हुए थे। और उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होते हैं। जब समाजवादी पार्टी रही है, वो भी उपचुनाव जीतते हैं, उन पे भी आरोप लगता है कि कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। यहां भी लगा कुंदरकी, जहां करीब 70%, 60% से ज्यादा मुसलमान थे, वहां बीजेपी का कैंडिडेट 1,40,000 वोटों से जीत गया। खुद बीजेपी के लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, ये चमत्कार कैसे हो गया। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो इसलिए बात उसी पे आ जाती है कि कैंडिडेट की बातें जो कही जा रही हैं, वो अपनी दिलजोई के लिए कही जा रही हैं। अंदर की जो बीमारी है उसको एड्रेस नहीं किया गया। वो बीमारी अब जड़ पकड़ चुकी है। वो बीमारी कहीं कैंसर में तब्दील ना हो जाए, डर अब इसी बात का है बीजेपी के अंदर। तो ये जिस बीमारी का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसकी अगर इसकी सबसे बड़ी परीक्षा 2027 के नतीजे बताएंगे कि भाई रियल मूड ऑफ द नेशन क्या है। तो 2027, जैसा कि हमने देखा कि 4 जून 2024 से लेकर बीजेपी जो कि मानी जाती है कि भाई जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर कर लेती है, क्योंकि उसका काटन है, संगठन है और नेतृत्व है, थिंक टैंक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जहां जिक्र होता है, ये सब कुछ होने के बावजूद हमने देखा कि 4 जून 2024 से वर्तमान तक अगस्त 2025 तक हालात बहुत बेहतर नहीं हुए। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ चर्चाएं होती हैं भाई विरोध के लिए, विरोध करने की, तो मैं आप ही से समझना चाहता हूं कि बीजेपी की सबसे बड़ी 3 खामी, या उत्तर प्रदेश में जो जनता है, 3 सबसे बड़ी वो फैक्ट जिसकी वजह से बीजेपी का नुकसान, जनता ने क्या 3 फैक्ट देखे जिसकी वजह से बीजेपी को वोट नहीं किया और जिसका फायदा गठबंधन को। आपको ऐसे 3 फैक्ट बताने हैं जो बीजेपी के विरोध में। देखिए, एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, नुकसान हुआ नहीं, अभी भी हो रहा है। इसे जरा प्रेजेंट टेंस में ले आते हैं। ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी भी हो रहा है। 3 सबसे बड़ी 3 बातें चलिए आपने पूछी हैं, बातें कई सारी, लेकिन 3 में जो सबसे बड़ी बीजेपी की दिक्कत रही और अभी भी बनी हुई है, वो दिक्कत जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी का पूरा जनाधार सिकुड़ चुका है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, उसमें बीजेपी को वोट देने वाले में जाटव भी, पासी भी, कुर्मी भी, शाक्य भी, कुशवाहा भी, निषाद भी, राजभर भी, एक बड़ा बीजेपी ने, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, एक बड़ा फलक बीजेपी ने बना लिया था और बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने तोड़ा था। चूंकि 2017 में या 2014 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की यूपी में पहली बार इतनी बड़ी, उसके पहले उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी और पूरा बटा हुआ था। ये सबको समझ में आ रहा था कि जो मैक्सिमम ओबीसी का वोट चंक है वो समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है, दलित का जो चंक है वो बीएसपी के पास जा रहा है, ब्राह्मण ठाकुर खासतौर पर बीजेपी के साथ थे, कुछ और को और भी वोट मिल जाते हैं। ऐसे ही बटा हुआ था, बंटवारा था। इस बंटवारे को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ब्रिज कर दिया। जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने एक पूरा एक हिंदुत्व का एक पूरा तैयार किया, एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार किया, छाता, और सबको ले लिया। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वो छाता तेज हवाओं में, जातिवाद की तेज हवाओं में उड़ चुका है। अब क्या है, अब बंटवारा हो गया है। अब आप देखिए, ठाकुरों का जात सम्मेलन हो रहा है तो वहां कुर्मी भी इकट्ठा हो रहे हैं, लोध भी इकट्ठा हो रहे हैं, ब्राह्मणों की भी अपनी गोलबंदी हो रही है, राजभर इकट्ठा हो रहे हैं। अभी वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बोल रहे थे कि निषादों की मांग पूरी नहीं की जा रही है, निषादों का अपमान हो रहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गठबंधन छोड़ देंगे। निषादों की अलग नाराजगी है, आरएलडी की अलग समस्याएं हैं, वो जाट नाराज है। हाँ, जाट नाराज है। बताइए, गुर्जर, नंदकिशोर गुर्जर कितनी बार ये कह चुके हैं। अभी हाल ही में गुर्जर सम्राट मिहिर घोष की जयंती थी। अब आप सोचिए, उस जयंती पर एक ट्वीट तक नहीं आया। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या योगी आदित्यनाथ को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, केशव मौर्य ने ट्वीट कर दिया, गुर्जर सम्राट मिहिर घोष को दोनों लोगों ने ट्वीट करके और उनके योगदान को याद किया और एक महान सम्राट थे वो, उनकी महानता का स्मरण किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक भी ट्वीट नहीं किया। तो ये सब बातें क्लिक करती हैं और क्लिक कर रही हैं। तो पूरा बीजेपी जो है ऐसे ऐसे जाति समूह में बट गई है। बीजेपी का जो वोट बैंक वो बट गया और ये बड़ा नुकसानदायक है। दूसरा क्या है कि आपका एक कोर एरिया ये था कि आपके साथ जो युवा तबका है, जो नई पीढ़ी आई, उसको आप जोड़ते। और ये एक, जब से टेक्नोलॉजी बीजेपी ने इस्तेमाल करना शुरू किया नरेंद्र मोदी के एरा में, तो टेक्नोलॉजी से जोड़ा।
आपने वही छोड़ दिया, आपने नौकरियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, रिजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया आपने, ये सब चीजें युवाओं को ट्रेड कर, क्योंकि युवा का फर्स्ट टाइम वोटर भी खिसका है क्या? वो, हाँ एग्जैक्टली, वो भी खिसका है। अगर आप नौकरियां ठीक से देते, अगर इतनी पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक नहीं आप होने देते, अगर आप आरक्षण में दिक्कतें नहीं उत्पन्न करते, अगर आप नौकरी, आप बताइए शिक्षक की एक भर्ती नहीं आई 8 सालों से, एक भर्ती नहीं आई है शिक्षक की, ये इस सरकार का काम करने का तरीका है। तो ये नौकरी रोजगार भी एक बड़ा मसला रहा, और मैंने आपको जाति वाला फैक्टर बता ही दिया है। एक और जो मसला रहा है और जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, वो मसला रहा है कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली का, ये बड़ा मसला रहा है। आज भी इतनी शिकायतें हो रही हैं, आप सोचिए योगी सरकार के मंत्री धरना दे रहे हैं, वहां पर कानपुर में मंत्री धरना दे रही हैं, प्रतिभा शुक्ला धरना दे रही हैं, वहां पर सीतापुर में मंत्री राही हैं, वो धरना दे रहे हैं। मैं आपको जो जो धरना, उनकी उनकी कहानी बता रहा हूँ, जो जो धरना, मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, ये स्थिति है। आपके विधायक आपसे संतुष्ट नहीं है, AK शर्मा कैबिनेट मंत्री, कहना पड़ रहा है कि मेरे खिलाफ हाँ साजिश की जा रही है, और ये अधिकारी जो हैं ये मेरा नुकसान करवा रहे हैं, और कहाँ से संचालित हो रहे हैं मुझे सब पता है, वो खफा हैं। आम कार्यकर्ता बेहाल है, कहीं सुनवाई नहीं है। बीजेपी सबसे अधिक अगर कोई धरने प्रदर्शन पे उतारू है इस सरकार में, तो बीजेपी के ही अपने कार्यकर्ता हैं। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी पैरेलल सत्ता चला रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो ये 3 वजह हैं जिनके चलते स्थिति बहुत ही खराब है, और अभी भी इस स्थिति में बदलाव के कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। मतलब अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, फिर चर्चा को विराम देते हैं। जब उत्तर प्रदेश का बीजेपी चीफ चुना जाएगा, जब उसका नाम सामने आएगा, तो क्या वो नाम आप देखते हैं, जो डैमेज कंट्रोल या ये जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, इसको ध्यान में रख के वो नाम चुना जाएगा? देखिए, ये एकदम क्लियर है कि जाति के फैक्टर को एड्रेस किया जाएगा उसमें, ये मुझे लगता है। और सवर्ण नहीं होगा, ये भी लगभग अभी तक ये लग रहा है कि वो ओबीसी तबके से होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन डिपेंड इस पर भी करेगा कि क्या बीजेपी सर्जरी संगठन में करेगी या सरकार में भी करेगी। क्योंकि सरकार में मेन समस्या सरकार के चलते हो रही है, सरकार का परफॉर्मेंस इतना पुअर हो चुका है, जो बीजेपी का अपना फीडबैक है, ये जो अधिकारी स्तर बेलगाम हो चुके हैं कि सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसे में सर्जरी तो दोनों ओर होने की बात अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, सर्जरी, अगर सर्जरी सरकार और संगठन में एक साथ साथ होती है, तो मधुर ये इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार का चेहरा, जो नया चेहरा होगा, वो कहाँ से चुना जाएगा, वो डिपेंड करेगा संगठन में। क्योंकि बीजेपी को देखिए समस्या 2 बड़ी है। पहली समस्या क्या है, ओबीसी छिटक गया है, बुरी तरह छिटक गया, उसको एड्रेस करना है। और दूसरी ये है कि ब्राह्मण छिटकने ना पाए, 14%, 13% का जो चंक है वो ना खिसकने पाए, ये बड़ी चिंता है बीजेपी के सामने। इसलिए बहुत कुछ इस पे तय होगा कि क्या होगा सरकार में, और क्या होगा संगठन में, और क्या ये दोनों एक साथ होगा। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें हमने ये देखा कि 4 जून 2024 के बाद से अगस्त 2025 तक बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन नहीं आया है, और छोटे मोटे तौर पर राजनीतिक तस्वीर किसके पास कितनी सीटें हैं वो वही है। हाँ, वोट शेयर में जो मूड ऑफ द नेशन का जो लेटेस्ट सर्वे है, उसमें वोट शेयर में एनडीए को 47 है, और एसपी गठबंधन, एसपी कांग्रेस को 42% है। यानी वोट शेयर में 5% का अंतर है, लेकिन सीटें एसपी गठबंधन की ज्यादा है। लोकतंत्र का ये चमत्कार है। टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतना है। रिपोर्ट पसंद आई इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।